हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो भी मैं आपको सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस देता हूँ, तो जो भी हमारे लेवल्स रहते हैं उसको आप किस तरीके से प्ले करना है। और जो भी मार्केट में जो एक्टिविटी होती है, पंप एंड डम एक्टिविटी हुई या फिर वी शेप रिकवरी हुई, तो उसको किस तरीके से आपको प्ले करना है। और जो भी आपके एसएल हंटिंग वगैरह होती है तो उससे आपको किस तरीके से बचना है। और जो भी आपका प्राइस में जो मोमेंटम आता है तो वो मोमेंटम क्यों आता है, उसके पीछे का क्या लॉजिक रहता है, तो वो आज हम इस वीडियो में सीखने वाले। तो चलिए यहाँ पे वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जो भी मैं आपको लेवल्स देता हूँ उसको आपको किस तरीके से प्ले करना है। और जो भी काफ़ी सारे यूट्यूबर्स आपको देखे होंगे कि वो लोग क्या करते हैं, एक सिंगल लाइन में आपको सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस देते हैं और बोलते हैं कि मार्केट यहाँ से घूम सकता है। तो जो नया ट्रेडर रहता है वो क्या करता है, इसके झांसे में आके उसको ज़्यादा नॉलेज नहीं रहती, वो बंदा क्या करता है कि सर ने बोला है, सर पे उसको ज़्यादा भरोसा रहता है, तो वो क्या करता है, सर ने बोला है कि 44,497 जो भी एक लेवल है, कुछ पर्टिकुलर जो लाइन ड्रॉ करके दिया है, यहाँ से मार्केट डाउन साइड आ सकता है। तो वो क्या करता है, जब मार्केट अपसाइड जा रहता है और यहाँ पे जब आएगा तो यहाँ पे वो पुट बाय कर लेता है। जब मार्केट में बुलिश मोमेंटम है और मार्केट इस लेवल को टेस्ट करता है, तो जैसे ही टेस्ट करता है वो यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन वगैरह कुछ नहीं देखता नया ट्रेडर, सीधा सीधा यहाँ पे वो पुट बाय कर रहा है। ये जो गलती है, ये गलती हम सब ने की है। जब भी हम बिगनर रहते हैं तो ये गलती सब ने की रहती है, ठीक है। आप भी थोड़ा देखिए खुद को, आपने भी ये गलती की होगी कि मार्केट जैसे ही कुछ अपसाइड जा रहा है, कुछ रेजिस्टेंस के पास आता है, और आपने जो भी यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखे रहते कि यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस ले सकता है, और मार्केट जब भी वहाँ पे आए तो आप वहाँ पे बाय ऑर्डर डाल के रखते हो, वहाँ पे आप पुट बाय कर लेते हो। और होता क्या है, मार्केट वहाँ से रिवर्स नहीं होता है, सीधा सीधा वहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी भी नहीं रहती कि मार्केट वहाँ पे रुकेगा ही रुकेगा या फिर रेजिस्टेंस लेगा रहेगा। तो बहुत से टाइम क्या करता है, मार्केट उसको स्किप कर जाता है और सीधा सीधा वापस से अपसाइड भाग जाता है। तो उस केस में आपको क्या होता है, आप यहाँ पे एक तो नए ट्रेडर रहते हो तो आप वहाँ पे एसएल नहीं लेते, आप एसएल भी आपका स्किप हो जाता है, आप एसएल बिल्कुल भी नहीं रखते। तो आप पूरा का पूरा होप बेस्ड ट्रेडिंग वहाँ पे करते हो कि नहीं, कभी तो अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो आप वहाँ पे एवरेजिंग करना शुरू कर देते हो। और मार्केट आप ऐसा अज्यूम करते हो कि आज नहीं तो कल ये डाउन साइड आएगा ही आएगा, अभी हमारे पास 3-4 दिन है एक्सपायरी के लिए, तो हम इसको एक्सपायरी तक होल्ड करेंगे, एक तो जीरो हो जाएंगे या फिर हीरो हो जाएंगे। तो आपका इस तरीके का कुछ यहाँ पे मार्केट से थोड़ा रिवेंज लेने का यहाँ पे साइकोलॉजी बन जाता है। तो यहाँ पे होता क्या है, आप इस तरीके से ट्रैप हो जाते हो और यहाँ पे आप अच्छा खासा लॉस कर जाते हो। मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट देता है और मार्केट वापस इस लेवल पे कभी आता ही नहीं जहाँ पे आपने पुट बाय करके रखा होता है। तो मार्केट पूरा का पूरा इसको स्किप करके नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल पे जाके कंसोलिडेट करता है और वहाँ से डाउन साइड आता ही नहीं, थोड़ा बहुत आता है फिर से वापस अपसाइड भाग जाता है। ऐसा ही एक्सपायरी तक होता है और ऊपर ही का एक्सपायर हो जाता है। तो उस कंडीशन में आपका जो पुट का प्राइजेस है वो पूरा जीरो हो जाता है और आपका कैपिटल भी पूरा जीरो हो जाता है। तो क्यों आप लोगों ने सबने ये किया हुआ है, बिल्कुल भी ऐसा मत सोचो कि मैंने नहीं किया है। हर एक ने, मतलब हर 100 में से यहाँ पे 90% लोगों ने यहाँ पे ये गलती की हुई है। जब भी वो बिगनर्स रहते हैं, हमने भी की है, सब ने की है। तो इससे बचना कैसे है, आपकी साइकोलॉजी क्या रहनी चाहिए। जो भी मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस देता हूँ, मैं रेजिस्टेंस कभी भी एक सिंगल लाइन में नहीं देता। इसीलिए नहीं देता क्योंकि लोग, अगर किसी को दूंगा मैं कि 44,750 रेजिस्टेंस है, तो वो लोग क्या करेंगे, वही गलती फिर से दोहराएंगे। भाई साहब ने बोला है कि 750 पे रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे आने के बाद वो पुट बाय कर लेंगे। तो ये गलती आप लोग कर लेते हो। इसलिए मैं क्या करता हूँ, आपको ये पे जोन देता हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक का कुछ पॉइंट्स का जोन है, यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस दे सकता है, प्रोबेबिलिटी है, देगा इसकी गारंटी नहीं, दे सकता है। तो मूड माहौल देख के आपको प्ले करना रहता है। तो देखिए, जो भी हमारे सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस लेते हैं तो उसको किस तरीके से प्ले करना है, आज इसके बारे में हम बात करेंगे। तो जब भी मार्केट हमारे लेवल के पास में आता है तो सबसे पहले आपको देखना है कि वहाँ पे मार्केट रुक रहा है या फिर कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है। आप लोगों के पास कितनी कैपिटल रहती है, ज़्यादा से ज़्यादा 10,000, 50,000, 1 लाख, 10 लाख, इससे ज़्यादा आपकी औकात नहीं है, मतलब हमारी भी औकात नहीं है, ठीक है। तो हम जो भी रिटेलर्स है, ज़्यादा से ज़्यादा इतने क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हो। तो हमारा इंपैक्ट कितना है इंडेक्स के ऊपर, 0.5% भी नहीं। जो एक टिक रहता है ना, हर सेकंड में जो एक टिक आता है, तो एक टिक का भी हमारा औकात नहीं है यहाँ पे मार्केट को मूव करने का। तो हम कैसे यहाँ पे, किस लॉजिक से हम डायरेक्टली जब रेजिस्टेंस लेवल पे मार्केट आता है तो वहाँ पे बाय कर लेते हैं, पता नहीं, मतलब क्या लॉजिक रहता है आपका कि जब भी मैं यहाँ पे बाय करूंगा वो मार्केट यहीं से डाउन साइड भाग जाएगा। ये जो आपकी साइकोलॉजी है, इसके ऊपर काम करो कि आप लोग जो सोचते हो जहाँ से मैं बाय करूंगा वहाँ से ही मार्केट सीधा सीधा, जब मैं जहाँ से मैं पुट बाय करूंगा ना, वहाँ से ही मार्केट सीधा सीधा डाउन साइड आना चाहिए, उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो ये जो आपकी साइकोलॉजी है काफ़ी गलत है। आप मार्केट के बाप नहीं हो और मार्केट किसी के बाप का नहीं है, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं जो मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स का गेम रहता है। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा वेट करना रहता है। किसी भी रेजिस्टेंस लेवल पे अगर मार्केट आता है तो पहले वहाँ पे देखना है आपको कि कुछ पैटर्न बनाता है या फिर क्या करता है। जो
अगर यहाँ पे मार्केट अपसाइड आने के बाद अगर कुछ यहाँ पे पैटर्न बनाता है नेगेटिव पैटर्न, तो उसका जो भी हाई रहता है हाई को आपको मार्क करके रखना है। कुछ पैटर्न बनाता है और पैटर्न का अगर डाउन साइड ब्रेकडाउन होता है तो उसी केस में आपको प्ले करना रहता है। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, सीधा सीधा घुस जाते हो और यहाँ पे ट्रैप हो जाते हो। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना। जो भी आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस दिए तो उसको कैसे प्ले करना है। अगर लेट्स से आपने यहाँ पे कॉल बाय किया हुआ है और मैंने अगर आपको बोला है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन है, तो आपको क्या करना रहता है, रेजिस्टेंस जोन के पास में जो भी आपने कॉल की पोजीशन बाय की है वो आपको यहाँ पे बुक आउट करनी रहती है, ना कि आपको यहाँ पे पुट बाय करके बैठना है। समझ में आए ये क्या जो लॉजिक है। आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास में प्रॉफिट बुक करना है, ना कि फ्रेश यहाँ पे एंट्री लेनी है। फ्रेश एंट्री कब लेनी है, जब मार्केट यहाँ पे रिवर्स होने का ट्राई करेगा और कुछ यहाँ पे कंफर्मेशन दिखाएगा, तो उसी केस में आपको फ्रेश एंट्री लेनी है। और उस केस में भी आपका एसएल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहेगा। तो ऐसे ही आपको प्ले करना रहता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया हुआ है तो वहाँ पे डायरेक्टली एंट्री लेना है, बिल्कुल भी नहीं लेना है, ठीक है। और प्रॉफिट बुक क्यों करना है, आपने काफ़ी बार देखा होगा कि मार्केट जब भी किसी रेजिस्टेंस के पास आता है तो पहले टिक में जो यहाँ पे अगर लेट से आपका यहाँ पे 100 का प्रीमियम है पहले टिक में, उसके बाद में मार्केट थोड़ा सा डाउन साइड आता है, फिर थोड़ा सा कंसोलिडेट करके वापस यहाँ पे थोड़ा सा अपसाइड जाता है और सेकंड टिक यहाँ पे मारता है। तो सेकंड टिक में इसका जो प्रीमियम रहेगा ये 100 से नीचे ही रहेगा। भले ही मार्केट आपका अपसाइड भागा है, लेकिन इसका जो प्रीमियम है, जहाँ पे ये पॉइंट पे जो प्रीमियम था वो प्रीमियम यहाँ पे नहीं रहेगा। इसके पीछे क्या लॉजिक है कि यहाँ पे मोमेंटम था, सेकंड पॉइंट पे मोमेंटम नहीं था, तो जिसके कारण यहाँ पे स्पाइक था, जिसकी वजह से आपको अच्छा खासा प्रीमियम मिल गया। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जो भी लेवल से हमारे सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस, सबसे पहले उसको प्रॉफिट बुक करने के लिए ही यूज़ करो। फ्रेश एंट्री के लिए जब मार्केट वहाँ पे कुछ पैटर्न बनाएगा तभी आपको वहाँ पे प्ले करना है। तो आशा करता हूँ कि ये डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। बाकी बात कर लेते हैं हम मार्केट में जो भी ये पंप एंड डम एक्टिविटी होती है या फिर वी शेप रिकवरी की एक्टिविटी होती है, तो इससे किस तरीके से प्ले करना है या फिर इग्नोर अगर आप करते हो तो अच्छा ही, क्योंकि ये प्राइस एक्शन में बैठा ही नहीं है। इसका जो है प्रोबेबिलिटी 10 में से सिर्फ 1-2 बार हैपन होता है कि किसी रेजिस्टेंस के पास आया और सीधा सीधा डाउन साइड भाग गया, तो 10 में से सिर्फ 1-2 बार इसकी प्रोबेबिलिटी है। तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं करूंगा कि आप वी शेप रिकवरी या फिर पंप एंड डम को प्ले करो, क्योंकि ये बड़े प्लेयर का गेम रहता है और कोई भी बड़ा प्लेयर आपको बता के तो नहीं प्ले करेगा ना कि भाई साहब अभी मैं जा रहा हूँ मार्केट को थोड़ा सा पंप कर रहा हूँ, रेजिस्टेंस के पास लेके जाऊंगा और फिर वहाँ से सेल कर दूंगा। ऐसा आपको वो पहले इंडिकेशन थोड़े ना देगा कि मैं यहाँ पे ऐसा करने वाला हूँ। तो आपको अगर ये प्ले ही करना है तो इसके कुछ यहाँ पे पॉइंट्स है, अगर आप पकड़ पाते हो तो अच्छी बात है, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा कम है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि इसको हम पकड़ नहीं सकते, काफ़ी सारे लोग इसको प्रेडिक्ट कर लेते हैं और पकड़ भी लेते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा उनको एक्सपीरियंस रहता है। तो उनमें से कुछ आपको मैं पॉइंट्स बताता हूँ, लेकिन आपको इसको कंप्लीटली इग्नोर करना है। बस नॉलेज के लिए ये पॉइंट आपको याद रखने कि क्या करता है पता है, जब भी मार्केट यहाँ से अभी ब्रेकआउट दिया हुआ है, ठीक है, तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस मार्केट ने कहाँ पे लेना था, जो भी रेजिस्टेंस था, नेक्स्ट रेजिस्टेंस के पास अगर मार्केट रेजिस्टेंस नहीं लेता है, लगभग यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था 44,450 के आसपास, तो यहाँ पे मार्केट ने एक तो थोड़ा सा रुकना था या फिर थोड़ा बहुत यहाँ पे डिप देना था। तो यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, जरा भी यहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं किया, सीधा सीधा अपसाइड भाग गया। तो जब भी मार्केट किसी रेजिस्टेंस को डायरेक्टली यहाँ पे स्किप कर दे विद इन कुछ 15 मिनट या फिर 20 मिनट्स मोमेंटम में, अगर वो स्किप कर दे और सीधा नेक्स्ट रेजिस्टेंस के पास में जाए और वहाँ पे अच्छा खासा मेन आपका रेजिस्टेंस निकल के आता है, बड़ा रेजिस्टेंस, तो वहाँ से इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बन जाती है कि मार्केट यहाँ से वी शेप अपना पंप एंड डम हो सकता है। और ये एक पॉइंट आपका प्राइस एक्शन के हिसाब से हुआ। सेकंड पॉइंट आपको लेना है ऑप्शन चेन से क्लू लेना है कि वहाँ पे किस तरीके से पोजीशन बन रहा है। अगर वहाँ से भी अगर आपको कंफर्मेशन मिल रहा है कि यहाँ पे पंप एंड डम हो सकता है, ये सिर्फ जो भी पुट राइटर्स है उनको एग्जिट करने के लिए जानबूझ के बाउंस लाया गया है। तो इसको आप समझना है, ठीक है। मार्केट का मूड माहौल देखना है, सेंटीमेंट देखना है कैसा है, ये सब चीज़ें आप कंबाइन करके ही वी शेप रिकवरी या फिर जो भी पंप एंड डम होता है उसको आप पकड़ पाओगे। तो इसको पकड़ना जितना आसान लग रहा है उतना आसान नहीं है। यहाँ भले यहाँ पे रिस्क रिवार्ड काफ़ी बढ़िया रहता है, काफ़ी बड़ा यहाँ पे रिस्क रिवार्ड रहता है, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा कम रहती है, तो इसको भी ध्यान रखना है। वी शेप रिकवरी में भी सेम रहता है। अगर मार्केट किसी सपोर्ट रेजिस्टेंस को सीधा सीधा अगर स्किप कर दे, और अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, ऐसा भी नहीं कि ऐसा थोड़ा सा नॉर्मल सपोर्ट है, अच्छा खासा सपोर्ट है, और उसको अगर मार्केट सीधा सीधा स्किप कर दे और सीधा जो नेक्स्ट यहाँ पे सपोर्ट निकल के आता है वहाँ पे जाके थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग दिखाए या फिर हैमर कैंडल बनाए, तो उस केस में इसकी प्रोबेबिलिटी रहती है कि यहाँ से मार्केट थोड़ा शॉर्ट कवरिंग में जा सकता है। तो ये होता है वी शेप रिकवरी की, जब मार्केट काफ़ी ज़्यादा बड़ी गिरावट दिखाई देता है, तो जितनी बड़ी गिरावट उतना थोड़ा सा बड़ा यहाँ पे बाउंस आता है। अभी सिंपल सा आप लॉजिक देखिए, अगर आपने एक बॉल जो है अगर किसी चौथे माले से अगर फेंका तो जितना बाउंस करेगा उससे ज़्यादा बाउंस, अगर आपने उसको 8वें माले से अगर फेंका तो वहाँ से ज़्यादा बाउंस करेगा। तो ये बस एक लॉजिक है,
ठीक है, उसी हिसाब से यहाँ पे प्ले करना है आपको। और यहाँ पे भी आपको सेम वही ऑप्शन चेन से भी क्ल्यू लेना है, ग्लोबल क्ल्यू जो है ग्लोबल मार्केट से भी क्ल्यू लेना है, काफ़ी सारी चीज़ें रहती है, तो उन सबको कंबाइन करके ही आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक दो चीज़ यहाँ पे मैच कर ली और हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहता। ठीक है, तो इसको इसलिए मैं बोलता हूँ कि बस एक एग्जाम्पल के लिए बताया, एक नॉलेज के लिए बताया, तो इसको बिल्कुल भी प्ले करना नहीं रहता है, ये पकड़ने में नहीं आता है। बड़े प्लेयर का गेम रहता है, बड़ा प्लेयर आपको कोई इन्विटेशन देके उसका पोजीशन नहीं छोड़ेगा। ठीक है, बाकी हम बात कर लेते हैं जो भी एसएल हंटिंग वगैरह होती है तो उससे कैसे बचना है। तो एसएल हंटिंग यहाँ पे देखिए हुई थी, हमारा ये दिन के लिए क्या डिस्कशन था कि मार्केट अगर इसको डाउन साइड तोड़ देता है तो थोड़ा रिटेस्ट के बाद हम ट्रेड लेंगे। यहाँ पे हमारा ऐसा डिस्कशन था, ठीक है, 18 तारीख को था ये। तो यहाँ पे अच्छा खासा मार्केट ने डाउन साइड भी दिया, लेकिन यहाँ पे देखिए एसएल हंटिंग के लिए मार्केट आया और सीधा अच्छी खासी बड़ी गिरावट यहाँ पे देखने को मिल गई थी। तो एसएल हंटिंग से आपको कैसे बचना है, तो एसएल जो है थोड़ा सा आप जो है लेवल के थोड़ा सा ऊपर में ही लगाओ। जो भी आपका डे का हाई रहता है ना, डे के हाई के अगर ऊपर अगर आप एसएल लगाओगे मॉर्निंग में तो उसके हिट होने के चांसेस कम रहते हैं। अभी देखा जाए तो डे का हाई और ओपनिंग ये था और हमारा एसएल क्या था, लीगली इसके ऊपर लगाया था, मतलब यही कहीं आपका एसएल था। तो काफ़ी सारे लोगों का यहाँ पे एसएल हिट हो गया था उस दिन। अगर जिन्होंने ओपनिंग के ऊपर अगर एसएल लगाया होगा तो उनका एसएल यहाँ पे बच गया और वो अच्छा खासा मोमेंटम में आ गया था। तो मॉर्निंग के टाइम पे अगर ये बड़े मूव आपको पकड़ने हैं तो एसएल जो होगा डे का हाई या फिर डे का लो, इसके नीचे अगर आप एसएल लगाओगे तो आप वहाँ पे ज़्यादा सेफ होगे। मतलब मस्ट प्रोबेबिलिटी मार्केट को डे का हाई और डे का लो तोड़ने में काफ़ी ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ती है, इतना आसान नहीं रहता है डे का हाई और डे का लो ब्रेक करना। वहाँ पे काफ़ी बड़ा यहाँ पे बड़े प्लेयर का गेम लगता है, तो इतना आसान नहीं रहता है। तो वहाँ से आप बच सकते हो। ये हो गया आपका एसएल हंटिंग से कैसे बचना है। और बाकी बात कर लेते हैं हम प्राइस आपका कैसे मोमेंटम करता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो आप सबको जानना है और काफ़ी सारे लोग इसके बारे में अभी भी जानते नहीं है, सिर्फ ट्रेड करते हैं कि प्राइस में मोमेंटम क्यों आता है। अभी लेट्स सी हम इसको मार्क कर लेते हैं, ये आपका रेजिस्टेंस हो रहे हैं। लेट्स सी अभी ये आपका बैंक निफ्टी नहीं है, ये आपका किसी शेयर का प्राइस है और यहाँ पे किसी जो बड़े प्लेयर है, बड़े प्लेयर ने यहाँ पे लेट्स सी एग्जांपल के लिए मैं बताता हूँ आपको कि 1 लाख जो क्वांटिटी है शेयर का यहाँ पे सेलिंग के लिए लगाया हुआ है। तो जैसे ही मार्केट उसके पॉइंट पे आएगा तो यहाँ से मार्केट रिजेक्शन लेगा, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग उसने काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में ऑर्डर लगा के रखा है। तो यहाँ पे बायर कम हो गए, सेलर ज़्यादा हो गए तो मार्केट डाउन साइड आ जाएगा। तो पहली बार यहाँ पे टिक लिया तो दूसरी बार लोगों को पता है कि यहाँ पे सेलर बैठा हुआ है, तो वो क्या करेगा, उससे थोड़े पहले ही यहाँ पे बाकी के लोग भी सेलिंग करेंगे। तो इसीलिए क्या होता है, मार्केट एक थोड़ा सा ट्रेंड लाइन बनाता है। तो ट्रेंड लाइन बना के मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस देता है, या फिर एक सेम पॉइंट पे रेजिस्टेंस देता है, या फिर थोड़ा बहुत अपसाइड जाता है और वापस वहाँ पे रेजिस्टेंस देता है। तो अपसाइड अगर मार्केट जाता है तो उस केस में समझ जाना कि थोड़ा सा बायर भी यहाँ पे हावी है या फिर कुछ एसएल हंटिंग जैसा हो रहा है। तो यहाँ पे लॉजिक क्या रहता है, अगर किसी ने यहाँ पे 1 लाख क्वांटिटी सेलिंग के लिए लगाया हुआ है तो जब वो सेकंड टाइम यहाँ पे टेस्ट करने आएगा तो उसका 1 लाख क्वांटिटी नहीं रहेगा, उस पर यहाँ पे थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेट्स से 50,000 30,000 ऐसा कुछ यहाँ पे क्वांटिटी रह जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही जितनी बार यहाँ पे रेजिस्टेंस टेस्ट होगा उतना ये रेजिस्टेंस कमज़ोर होता जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो सेलर बैठा हुआ है सेलिंग की क्वांटिटी कम होगी, मतलब यहाँ पे सप्लाई कम होगी और डिमांड धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। और एक पॉइंट आएगा जब इसका हाई ब्रेक करेगा, वो क्लोजिंग देगा, तो जो भी प्राइस एक्शन वाले लोग हैं यहाँ पे और बाय करने आ जाएंगे, जिसके कारण क्या होगा, एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, कुछ 10-15 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ पे सेलर से ज़्यादा बायर्स यहाँ पे आ जाते हैं, जिसके कारण सप्लाई काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है और डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण आपका जो प्राइस है काफ़ी ज़्यादा शूट कर जाता है विद इन कुछ मिनट में, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बायर रहते हैं, सेलर काफ़ी ज़्यादा कम रहते हैं। तो सेलर कब कहाँ पे आएंगे, और तो और क्या होता है, जिन्होंने यहाँ पे सेल किया रहता है ना उनके भी एसएल हिट होते हैं। तो यहाँ पे बाय ऑर्डर काफ़ी ज़्यादा आती है तो सेलर कम रहते हैं, बायर ज़्यादा रहते हैं, जिसके कारण मार्केट आपका अपसाइड पुश हो जाता है। और रुकता कहाँ पे, जहाँ पे सेलर होगा वहीं पर रुकता है। तो इसलिए बड़े बड़े यूट्यूबर्स आपको बोलते हैं कि अगर आप प्रॉफिट में अगर आपका ट्रेड चल रहा है तो आप क्या करना, वहाँ पे एसएल ट्रेल करते जाना, अदरवाइज किसी बड़े रेजिस्टेंस के पास आ जाए तो वहाँ पे आप बुक कर लेना, इसीलिए बोलते हैं। तो हम जो भी आपको रेजिस्टेंस लेवल देते हैं, एक तो वहाँ पे आप बुक कर सकते हो या फिर आपका स्ट्रिक्ट एसएल आपको फॉलो करना रहता है। तो इस तरीके से आपको ट्रेड करना रहता है। नेक्स्ट जब मार्केट रुकेगा तो वो किसी बड़े रेजिस्टेंस के पास में रुकेगा। तो वहाँ पे क्यों रुकेगा, इसके पीछे क्या रीज़न, क्योंकि रिसेंटली यहाँ पे सपोर्ट लिया हुआ था। तो यहाँ पे लेट्स सी किसी ने अगर यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग करके रखी है और नेक्स्ट डे आपका यहाँ पे गैप डाउन हो गया मार्केट, तो कुछ लोग क्या करेंगे, कुछ लोग एसएल लेके निकल जाएंगे और कुछ लोग जो है वो होल्ड करेंगे। उनको थोड़ा होप बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, वो लोग एसएल नहीं लेते, वो क्या बोलते हैं कि मार्केट जब अपसाइड आएगा वापस हमारे लेवल के पास में तभी हम एग्जिट करेंगे, अदरवाइज इसको हम होल्डिंग में कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। तो मतलब शेयर की बात कर रहे हैं, इंडेक्स की नहीं, जहाँ पे एक्सपायरी नहीं है, जिसको लॉन्ग टर्म में आप कभी भी होल्ड कर सकते हो। तो काफ़ी सारे लोग रहते हैं कि वो यहाँ पे
एग्जिट नहीं करते, लॉस में बैठे रहते, जब उनका प्राइस आएगा तब वो निकलने का सोचते। तो जैसे ही उनके प्राइस के आसपास में मार्केट फिर से आता है, एंट्री प्राइस जो भी रहता है उनका, वहाँ पे अगर फिर से मार्केट आता है तो वो लोग क्या करते हैं, अपना प्राइस आ गया तो वो लोग यहाँ पे एग्जिट करना शुरू करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, सेल ऑर्डर यहाँ पे पंच होते हैं। और तो और क्या होता है, जिन्होंने यहाँ पे एंट्री की रहती है वो लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुक करते हैं, जहाँ पे भी उनको कुछ इंडिकेशन दिखाई देता है या फिर उनकी एसएल यहाँ पे ट्रिगर होते हैं, जो भी ट्रेल एसएल रहते हैं उनके एसएल जैसे ही ट्रिगर होते हैं, तो वो लोग यहाँ से एग्जिट करना शुरू करते हैं। मतलब यहाँ पे डबल क्वांटिटी में सेलिंग ऑर्डर आती है, यहाँ पे बायर कोई भी नहीं रहता है। और तो और जो भी फ्रेश सेलर रहते हैं जिनको मार्केट को डाउन साइड ड्रैग करना रहता है, तो वो लोग भी बड़े रेजिस्टेंस के पास में सेलिंग करते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेलर रहते हैं, बायर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कम रहते हैं। तो जिसके कारण क्या होता है, आपका मार्केट डाउन साइड पुश हो जाता है। तो सप्लाई ज़्यादा बढ़ जाती है, डिमांड कम हो जाती है, मार्केट डाउन साइड पुश हो जाता है। अभी ये मोमेंटम में पूरा यहाँ पे तोड़ दिया, ये तो ऑपरेटर एक्टिविटी थी, फिर उसके बाद में सीधा यहीं पे सपोर्ट लिया, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली आपके बायर बैठे हुए थे और यहाँ पे जो भी है, यहाँ पे किसी ने पोजीशन बना होगा तो यहाँ पे उसने बुकआउट कर लिया। तो डबल मतलब यही लॉजिक रहता है सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे ड्रॉ करने का। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि प्राइस किस तरीके से मूव करता है। तो मेरा तो आपको यही सजेशन है कि जो भी हम आपको लेवल्स देते हैं, तो वो लेवल के पास में आप सबसे पहले, अगर आपकी कोई पोजीशन है तो वो पोजीशन को बुकआउट करने का सोचो, या फिर उसको स्ट्रिक्ट एसएल लगा के एसएल ट्रेल करते रहो। अदरवाइज़ यहाँ पे बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है कि अगर मैंने रेजिस्टेंस बताया हुआ है तो सीधा सीधा जैसे ही इसको टच करेगा यहाँ से मार्केट डाउन साइड आएगा ही आएगा वी शेप में, या फिर पंप एंड डंप, ऐसा बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। वहाँ पे मार्केट ने कुछ प्राइस एक्शन बनाना चाहिए, कुछ नेगेटिव पैटर्न बनाना चाहिए। अभी ये कैसे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कुछ नेगेटिव बना रहा है, तो सबसे पहले आपको इसीलिए चार्ट पैटर्न देखने होंगे, जो भी बियरिश चार्ट पैटर्न है या फिर कुछ ऐसे चार्ट पैटर्न जो रेजिस्टेंस के आसपास में बनते हैं, तो उसका आपको यहाँ पे थोड़ा सीखना पड़ेगा। चार्ट पैटर्न जो भी बेसिक चीज़ें हैं वो सीखनी पड़ेगी, तभी जहाँ पे आप यहाँ पे सक्सेसफुल बन पाओगे। जब तक आप दूसरे के ऊपर डिपेंड हो कि मैंने लेवल बता दिया है, यहाँ से मार्केट डाउन साइड आएगा ही आएगा। काफ़ी सारे स्कैमर थे जो बोलते थे डिक्टो मेरे लेवल से ही मार्केट घूम गया। अभी हमने भी बोला था जब मार्केट आपका 825 के आसपास आया था, पर हमारा क्या था, यहाँ पे हमने आपको दिया हुआ था एक लेवल, देखिए एक अभी रिसेंटली 825 के आसपास में आया हुआ था हमारा मार्केट, तो वहाँ से ही घुमा हुआ था, ये था आपका लेवल, ठीक है 825 यहाँ पे, तो लगभग उसके आसपास में ही घुमा था। लेकिन यहाँ पे हमने आपको जोन दिया हुआ था 825 से लेके 750, ठीक है। तो उस जोन से कभी कहीं भी वो रिवर्स हो सकता है, ऐसा ही नहीं है कि 825 से ही होगा, लेकिन अपर बैंड से ही वो वहाँ पे रिवर्स हो गया था, ठीक है। तो इस तरीके से रहता है। कुछ यूट्यूबर से वो क्लेम करते हैं कि जो हमने लेवल बताया मार्केट बराबर एक पॉइंट भी उसके नीचे नहीं गया, बराबर वही से घुमा। तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ एक इंप्रेशन बनाने के लिए, उनकी एक अलग पहचान बनाने के लिए, आपके ऊपर इंप्रेशन डालने के लिए ये सब चीज़ें करते हैं। लेकिन लाइव मार्केट में ये चीज़ें ज़्यादा काम नहीं करती। किसी दिन आप बहुत ज़्यादा बुरे फंसने वाले हो। तो जो ट्रेडिंग का जो सही तरीका है, आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो ये बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और ऑप्शन बाइंग में आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए मोमेंटम। अगर आप ऐसे नो ट्रेड जोन में अगर प्ले करोगे, अभी फिलहाल यहाँ तो थोड़ा बहुत मोमेंटम दिया हुआ है, लेकिन कुछ कुछ यहाँ पे ऐसे जोन्स रहते हैं कि जहाँ पे मार्केट बिल्कुल भी मोमेंटम नहीं करता। जिस तरीके से यहाँ पे एक जोन है, यहाँ पे देखे मार्केट ने कुछ मोमेंटम नहीं किया, मतलब ज़्यादा मोमेंटम नहीं था। एक कैंडल आपका ग्रीन बना तो दूसरा रेड बन जाएगा, तो ऐसे में आपका कुछ यहाँ पे इंक्रीमेंट नहीं होता प्रीमियम में, तो यहाँ पे आप फालतू में फंस जाते हो। तो ये नो ट्रेड जोन रहता है, यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना रहता। तो यही था आज के लिए। अगर फिर भी आपके कुछ डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपके हर एक डाउट यहाँ पे क्लियर किए जाएंगे। आप सीखने के ऊपर फोकस करिए, ना कि किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड मत रहो कि ये बंदा मुझे कॉल देगा फिर मैं इसको प्ले करूँगा। तो ज़्यादा आपका यहाँ पे लाइव नहीं है। आप दूसरे के ऊपर जब तक डिपेंड हो तो आप यहाँ पे ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाओगे। खुद से सीखो, भले ही गलतियाँ होती हैं तो पहले पेपर ट्रेडिंग करो। यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशन से पेपर ट्रेडिंग के जो यहाँ पे फ्री में अवेलेबल है, तो पेपर ट्रेडिंग करो, फिर उसके बाद में रियल ट्रेड करो। जब आपको साइकोलॉजी के ऊपर आपका अच्छा खासा कंट्रोल आ जाएगा तभी आप यहाँ पे आओ। और एक बात बिल्कुल भी मत भूलना, ऑप्शन बाइंग जो है सिर्फ और सिर्फ 15 या फिर 20 मिनट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रहती है। इससे ज़्यादा आपको किसी भी बाइंग पोजीशन में नहीं रहना है। अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, नेकेड ऑप्शन बाइंग, तो अगर आप सेलिंग में अगर हेजिंग कर रहे हो तो वो बात अलग है। पर अगर आप मोमेंटम को ट्रेड करना चाहते हो तो मोमेंटम आप ज़्यादा से ज़्यादा देख लीजिए। मोमेंटम आपका ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट का रहता है। फिर उसके बाद में मार्केट कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट ले ही लेता है, फिर पॉज करता है, फिर उसके बाद में कंटिन्यू होता है। तो कोई भी जो मोमेंटम आता है ना मार्केट में, बड़ा मोमेंटम, वो ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट तक ही रहता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
जो भी आपका ट्रेड रहता है, अगर आपने एंट्री लिया, एंट्री लेने के बाद अगर वो 15-20 मिनट तक अगर टारगेट नहीं देता है तो आपको वहाँ पे एग्जिट हो जाना है। कॉस्ट टू कॉस्ट वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपको बैठे नहीं रहना है। भले मार्केट फिर से आपका अपसाइड चला जाए, लेकिन आपको बैठे नहीं रहना है। जब जाएगा तब वापस री एंट्री कर लेना, लेकिन बैठे बिल्कुल भी नहीं रहना है, क्योंकि जितना टाइम आप यहाँ पे बैठे रहोगे उतना टाइम आपका टाइम लेके जाएगा और आपका प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। तो और अगर मार्केट रिवर्स हो गया आपके अगेंस्ट में तो फिर बोलो ही मत, आप वापस से एग्जिट कर ही नहीं पाओगे। आप क्या बोलोगे, नहीं वापस फिर से आ ही जाएगा, तो आप एसएल भी नहीं लोगे अगर आप न्यू ट्रेडर हो तो इसलिए इन सब चीज़ों से बचने के लिए आप एक नियम बांध लो कि 15 मिनट से ज़्यादा मुझे किसी ट्रेड में नहीं रहना है, मेरा टारगेट आ गया, मेरे को निकलना है, ठीक है। जो भी लोग बोलते हैं कि मैं लूँगा तो काफ़ी बड़े टारगेट्स ही लूँगा, तो वो लोगों की बात अलग है। उनको मार्केट की आपसे ज़्यादा समझ है, उनको पता है कहाँ पे किस तरीके से ट्रेड करना है, और वो 100% चीज़ें आपको बताते नहीं है। जितनी उनको नॉलेज है वो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत बता देंगे, लेकिन पूरी चीज़ें आपको कभी नहीं बताएंगे। तो वही है, आप ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट ही बैठो, आपके टारगेट आए निकल जाओ। अगर नहीं आते टारगेट तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाओ, जब मोमेंटम देगा तो वापस ट्रेड लेना। और नंबर ऑफ ट्रेड आपके कम करो। जो भी आप ट्रेड करते हो ना, पूरे दिन भर में 3-4 ट्रेड अगर आप लेते हो तो आपके लॉस के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि आप किसी भी दिन का यहाँ पे चार्ट लगा लो, मैक्सिमम टाइम मार्केट ने जो है दिन में मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा एक या फिर 2 बार मोमेंटम देता है। वो मोमेंटम रहता है मॉर्निंग का, एक मोमेंटम रहता है मॉर्निंग में 1 आवर में, और एक रहता है मोमेंटम आका 1:30-2 बजे के आसपास का। बस यही 2 टाइम रहते हैं कि जहाँ पे मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा मोमेंटम देता है। और एक 3 PM का मोमेंटम रहता है, वो तो छोड़ो अलग बात है। पर ज़्यादा से ज़्यादा मोमेंटम जो रहता है ना, ये आप जी सिर्फ 1 या फिर 2 बार आता है, और आप ट्रेड लेते हो 3-4 बार ट्रेड लेते हो, या फिर उससे ज़्यादा भी ले लेते हो, 6-7 बार भी ले लेते हो। तो इतना मोमेंटम मार्केट देता है क्या दिन भर में? मार्केट 1-2 बार मोमेंटम देता है, बाकी टाइम मोमेंटम नहीं देता। तो बाकी टाइम आपके सिर्फ एसएल खाए जाएंगे या फिर आपका टाइम डीके करा जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो भी ओवर ट्रेड करते हैं तो यहाँ पे उनके सर्वाइव करने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम है। तो कोशिश करो कि दिन का सिर्फ एक ही ट्रेड लो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 ट्रेड। और कोशिश ये भी करो कि हफ्ते में सिर्फ 3-4 ट्रेड ले, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है कि मार्केट पूरा दिन भर एक ही रेंज में रहता है, वहाँ पे कोई मोमेंटम नहीं रहता है। तो हफ्ते में 1-2 दिन ऐसे आते ही है, हफ्ते में बस 1-2 दिन ऐसे रहते हैं कि जहाँ पे आपको मोमेंटम मिलता है। बाकी दिन तो मार्केट थोड़ा सा कभी वोलेटाइल रहेगा तो कभी रेंज बाउंड रहेगा। तो जब मार्केट वोलेटाइल रहता है या फिर ट्रेंडिंग रहता है तो उसी दिन को आपको पकड़ना रहता है। तो 1-2 दिन का ही एक दिए रहता है, तो आप हफ्ते में ट्राई करो कि आपके बस 3-4 ही ट्रेड बने ऑप्शन बाइंग में, इससे ज़्यादा नहीं। जितना नंबर ऑफ ट्रेड्स आप कम करोगे उतने आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी यहाँ पे, और आपका साइकोलॉजी के ऊपर भी कंट्रोल आ जाएगा। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कोई भी डाउट रहे तो बेझिझक आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं उसके ऊपर आपको वो पूरा डाउट आपको क्लियर कर दूंगा। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में लाते रहूँगा आगे भी एजुकेशनल वीडियोस। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी प्लीज़ प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आ जाए। और डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है कि जब भी कोई लाइव मार्केट में अगर कुछ अपडेट रहे तो मैं वहाँ पर आपको अपडेट कर देता हूँ, जिससे आपको कुछ फ़ायदा हो। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हुई, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।